दोस्तों स्वागत है आपका ओनली बिजनेस में। और आज का टॉपिक है, क्या भारत से विश्व की सभी अर्थव्यवस्था अवमंदन, रिसेशन या स्लो डाउन की तरफ जा रही है। स्लो डाउन में ऐसी कंडीशन में कृषि उसमें क्या भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री में भी से कई क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये टॉपिक द हिंदू और बिजनेस लाइन से लिया गया है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आज के टाइम में, कोरोना वायरस के टाइम में, हर जगह पूरा सभी देशों की अर्थव्यवस्था जो है लॉकडाउन में है। कहीं भी कोई काम हो नहीं पा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि आने वाले टाइम में मंदी या फिर महामंदी आ सकती है। तो दोस्तों मेरा नाम है विजय श्रीवास्तव और हम स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी के साथ में, शब्दावली के साथ में। हमें ये टर्मिनोलॉजी हमेशा याद रखनी चाहिए और जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं ये आपके सामने आपको बता रहा हूँ। पहला है इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमिक स्लो डाउन का मतलब होता है आर्थिक अवमंदन। अवमंदन मतलब होता है कमजोरी होना, अर्थव्यवस्था कमजोर होना। ये एक सिग्नल होता है। इसमें क्या होता है, जब अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर जो है धीरे धीरे कमजोर होती जाती है। जैसे आपने कभी न्यूज़पेपर में कई बार सुना भी होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था बोला गया है कि 7% से ग्रोथ करेगी, 7% का ऐसा ग्रोथ होगा। तो उसके एक महीने बाद या 10 दिन बाद एक न्यूज़ और आती है कि अब जो है भारत की अर्थव्यवस्था 6.9 से ग्रोथ करेगी। फिर कभी आता है कि 6.8 से आएगा। तो ये एक सिग्नल होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो स्लो डाउन हो रही है, वो कमज़ोर हो रही है। तो ऐसी कंडीशन हर साल आती रहती है और उसमें आरबीआई गवर्नमेंट जो सरकार जो है अपना कुछ ना कुछ मॉनेटरिंग पॉलिसी में चेंजिंग करके या किसी भी तरह से उसको कंट्रोल करती है। लेकिन अगर ये जो अवमंदन है वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, जैसे जिसे हम कहते हैं 6 महीने या 2 तिमाही तक चलता है, तो ऐसी कंडीशन को या ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बोलते हैं आर्थिक मंदी। ऐसी अर्थव्यवस्था में आ जाती है आर्थिक मंदी, तो उसको कहते हैं इकोनॉमिक रिसेशन, जो कि आपका सेकंड पॉइंट है। इकोनॉमिक रिसेशन, जब इकोनॉमिक स्लो डाउन लगभग 6 महीने तक बना रहेगा तो क्या आ जाएगा, इकोनॉमिक रिसेशन। सिमिलरली जब इकोनॉमिक रिसेशन जो है काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, 6 महीना, साल भर, 2 साल तक, कि सरकार अपनी सारी प्रयास कर लेती है उसको रोकने के लिए पर उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब अर्थव्यवस्था जो है वो डिप्रेशन में चला गया है, या फिर इसको बोलें कि आर्थिक अवसाद आ गया है पूरी इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी रुक ही नहीं रही है, ये गिरती लगातार गिरती चली जा रही है, सरकार के सारे प्रयास फेल हो जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का जो टाइम है कोरोना का टाइम, जिसमें सारी अर्थव्यवस्था लॉकडाउन है, तो जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, वो बोल रहे हैं कि अब जो है भारत में इकोनॉमिक डिप्रेशन आने की संभावना बढ़ गई है। तो चलिए दोस्तों इसके पहले हम कुछ इस इतिहास के बारे में भी जानते हैं, जो अवमंदन या मंदी के। तो अभी हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ पिछले 100 साल में जाएंगे आज से। भारत में 2 बार अभी तक आर्थिक मंदी आ चुकी है। पहली बार आई थी 1991 में, जिसे हम आंतरिक कारण था, और दूसरा था 2008 में, जिसका कारण कोई वैश्विक मंदी था। तो 1991 में क्या होता है, वो रीजन मैं आपको बताता हूँ। 1991 में भारत के पास जो था एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो था वो मिसमैच किया हुआ था। अर्थात कि जब जो हम चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं वो हम बहुत कम करते थे एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट करने से जो हमें अर्निंग होती थी वो बहुत कम थी, कम तुलना में जो हम आयात करते थे। जो हम इंपोर्ट करते थे वो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, तो हमें इंपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, और एक्सपोर्ट करने में हमें जो पैसा मिलता था बहुत कम मिलता था। मतलब एक लाइन में इसको अगर हम बोलें तो ये था कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। मतलब हम जो है कमाते कम थे और खर्चा ज़्यादा था, क्योंकि उस समय हमारे पास वो संसाधन नहीं थे कि हम देश में ही बहुत सारी चीज़ें बना सकें। तो उसके बाद जिसकी वजह से भारत में आर्थिक मंदी आ गई 1991 में। फिर जब, और उस टाइम क्या हुआ था कि भारत को अपने सोने को इंग्लैंड को और स्विट्जरलैंड में गिरवी रखना पड़ा था, और उससे जो पैसे मिले थे उससे वो अपना कर्जा चुकाए थे। ऐसी स्थिति भारत की आ गई थी। तो उस समय 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के जो थे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो इन्होंने क्या किया, पहला बजट पास किया। ऐसी गिरवी रखने के बाद, जो हमारा पैसा सोना सारा गिरवी हो गया था, तो उन्होंने उसके बाद पहला बजट पास किया, जिसको
द हिंदू ने अपने आर्टिकल में एक लाइन में लिखा है, क्या लिखा उन्होंने, मनमोहन सिंह 1991 बजट द डे दैट चेंज्ड इंडिया फॉर एवर। मतलब वो ऐसा दिन था कि भारत हमेशा के लिए बदल गया। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि उस बजट में मनमोहन सिंह ने 3 कंसेप्ट दिए थे। पहला था ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। उन्होंने इस पे जोर दिया था। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल देना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि भारत की जो लिबरल अर्थव्यवस्था होनी चाहिए, यहाँ पे रेड रिबन व्यवस्था, मतलब सरकारी तंत्र को पे की जो पकड़ है उसको थोड़ी कमज़ोर करनी चाहिए, जिससे बाहर से जो इन्वेस्टर हैं भारत में आए, अपना कंपनी सेटअप कर सकें। तीसरा था उनका प्राइवेटाइज करना चाहिए, हमें बहुत सारी चीज़ों को प्राइवेट के हाथों में देना चाहिए। वो एक दिन था जिसकी वजह से भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हमें मनमोहन सिंह को इसके लिए थैंक्स बोलना चाहिए। उसके बाद चलिए देखते हैं दोस्तों 2008 की वैश्विक मंदी। 2008 में वैश्विक मंदी आई थी। उसमें दोस्तों क्या हुआ था, तब ये अमेरिका की वजह था, अमेरिका का रीजन था। अमेरिका ने बहुत सारे लोन बांट दिए थे, हाउस लोन इफरात बांट दिए थे, जिसके पास कोई कागज़ नहीं है वो भी आए लोन लेके जाए। तो ऐसी कंडीशन होने की वजह से वहाँ के जो बैंक थे, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट थे, वो सारों जितने भी थे उनके पास पैसे की बहुत शॉर्टेज हो गई, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ लोन दे दिए गए और उनका एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और लोगों ने फिर वहाँ पे वो ब्याज जो है उसका, जो अपना कर्ज था उसको चुकाना छोड़ दिया, देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं था देने के लिए, जिसकी वजह से बैंक जो है वहाँ पे टूटने लगे। और उसकी वजह से पूरे विश्व में एक वैश्विक मंदी आई, जिसमें भारत भी को भी इफेक्ट हुआ, पर भारत पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा था 2008 की मंदी पे। दोस्तों उसके पहले 1929 में 100 साल में सिर्फ एक बार आज तक आर्थिक अवसाद या इकोनॉमिक डिप्रेशन आया हुआ है, जिसे हम बोलते हैं महामंदी या भीषण मंदी बोलते हैं, द ग्रेट डिप्रेशन। वो आया था 1929 में, और 1929 से 1939 10 साल तक चला था। सोचो सर कि दोस्तों 10 साल तक ये मंदी चली थी, इसलिए इसे कहते हैं महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी, लोग बेरोजगार हो गए थे, सारी कंपनियां बंद हो गई थी, बहुत ही भयानक स्थिति थी 1929। इसका भी रीजन था अमेरिका। उस टाइम क्या हुआ था कि एक दिन मंगलवार, ट्यूसडे का डे था, उसको हम ब्लैक ट्यूसडे बोलते हैं। एक दिन के अंदर अमेरिका का शेयर मार्केट 80% तक क्रैश कर गया था, मतलब 80% तक गिर गया था। एक दिन में, सिंगल डे में 80% शेयर मार्केट गिर गया। बहुत बड़ा लॉस होता है किसी कंट्री को सेम डे, एक दिन में। उसकी वजह से कई सारे बैंक जो है बंद हो गए, लोगों के पास पैसे नहीं रह गए, जिनके पैसे थे उन्होंने सारे बैंक से निकाल लिए, तो बैंक पे डबल मार पड़ गई। बैंक ने के जो लोन थे, लोगों ने लोन चुकाना बंद कर दिया, और जो पैसे बैंक में पड़े थे वो, जिनका पैसा था वो पैसे बैंक से निकाल ले गए, बैंक की हालत खराब हो गई, पूरा बैंक बंद हो गया, अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो गई। और उसकी वजह से पूरी दुनिया में एक भीषण मंदी छा गई, जिसे हम कहते हैं महामंदी। इसमें मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल में, भीषण मंदी या महामंदी या ग्रेट डिप्रेशन पे। तो दोस्तों आपने समझ लिया कि जो आर्थिक मंदी की टर्मिनोलॉजी, अवमंदन, मंदी या ग्रेट डिप्रेशन। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था जो है इकोनॉमिक रिसेशन, मतलब सेकंड नंबर पे जो है आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रही है, और उस पर एग्रीकल्चर उसमें क्या हेल्प कर सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक है। चलिए उस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले समझते हैं आर्थिक मंदी होता क्या है ठीक से। तो दोस्तों जैसे कि पहले बताया मैंने आपको कि लगातार 2 तिमाही या 6 मंथ तक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अगर नेगेटिव है तो ऐसी स्थिति को आर्थिक मंदी कहते हैं। तो इसके कुछ संकेतक होते हैं जिससे सरकार या स्कॉलर्स या इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में मंदी आ रही है या आ चुकी है। तो इसके कुछ संकेत हैं जिन्हें हमें भी जानना चाहिए एग्जाम के अकॉर्डिंग। उपभोग में कमी, जैसे जब मार्केट में सामान की जो है मांग कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, तो उसको कहते हैं उपभोग में कमी हो जाना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं हो पाते।
उनके पास पैसे रहते नहीं कि वो सामान खरीद सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि डिमांड जब कम हो जाएगी तो इंडस्ट्री में जो होगा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इंडस्ट्री क्यों बनाएगी जब उसका कोई खरीदार नहीं है। इससे क्या होता है, धीरे धीरे करके इंडस्ट्री बंद होने लगती हैं और वो फिर अपने कर्मचारियों को निकालने लगती हैं, प्रोडक्शन आधा कर देती हैं, एम्प्लॉय आधा कर देती हैं। तो उससे क्या होता है, बेरोजगारी दर बढ़ जाता है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रह जाता है। जब लोगों के पास रोजगार नहीं रहता है तो वो निवेश नहीं कर पाते हैं और उनकी जो सेविंग होती है वो भी धीरे धीरे कम कम होने लगती है। इसलिए बचत और निवेश में भी कमी होने लगती है और जिसका रिजल्ट होता है कि शेयर मार्केट में भी गिरावट तेजी से आने लगती है। ऐसा क्यों होता है कि जब शेयर मार्केट में जो कंपनियां हैं वही बंद होने लग रही हैं, जब इंडस्ट्री का प्रोडक्शन आधा हो गया है तो शेयर मार्केट उसी के अनुसार गिरने लगता है, शेयर मार्केट में गिरावट आ जाती है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में हमारी कृषि व्यवस्था मंदी को कैसे दूर कर सकती है या उसको कम कर सकती है। तो जब भी कभी भी आर्थिक मंदी आती है या आने वाली होती है तो उसको सबसे ज़्यादा अगर कोई रोकने में सहायक होता है तो वो कृषि होती है। सबका सबसे बड़ा रीजन है कि कृषि जो होता है वो समावेशी विकास क्षेत्र होता है जिसमें हर क्षेत्र का डेवलपमेंट एक साथ किया जा सकता है। वो एक ही क्षेत्र है, वो है कृषि। चलिए दोस्तों समझते हैं। पहला है, कृषि के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोजगार है वो 55%। कृषि सभी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से 55% लोगों को रोजगार देती है, जिसकी वजह से लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम आती है, कम या ज़्यादा करके, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम 55% लोगों के पास थोड़ा बहुत आने लगता है, जिससे उनके पास उस मार्केट से चीज़ों को खरीदने लगते हैं, जिससे हमारा पहला संकेतक उपभोग में कमी ये जो है वो कम हो सकता है। जैसे लोग खेती के लिए ही सामान खरीदने लगें या फिर खेती से संबंधित, पशुओं से संबंधित कुछ व्यापार चालू हो जाएगा। दूसरा होता है कि हम कृषि निर्भर उद्योग जो होते हैं उनको शुरू कर दें। किसी से डिपेंडेंट उद्योग जैसे कि डेयरी उद्योग हो गया, मछली पालन उद्योग हो गया, जो जो ये सभी इंडस्ट्री है उनको स्टार्ट किया जा सकता है ऐसे कंडीशन में, मंदी को दूर करने के लिए या मंदी को रोकने के लिए। तीसरा है दुग्ध उत्पादन और पशुपालन जो होता है उससे सबसे ज़्यादा कृषि को फायदा होता है। एक है जो आय होती है कृषि की वो इन्हीं से होती है। तो ऐसे टाइम में हमें डेयरी उद्योगों को भी बढ़ाना चाहिए। जितना ज़्यादा हम दूध दूध उत्पादन या पशुपालन में को ध्यान देंगे उतना ज़्यादा हमें खेती से फायदा होगा। तीसरा होता है हमें ऐसे किस चीज़ों को बनाना चाहिए या उत्पादन बढ़ाना चाहिए जिसका हम निर्यात कर सकें, विदेशों में बेच सकें, कृषि से संबंधित जैसे मीट है या दूध से संबंधित सामान है या कुछ चारे हैं जिसे हम बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री को भी बढ़ाना, इसमें सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद है, जब शेयर मार्केट की गिरावट को कैसे कम कर सकता है। जब हमारे जो कृषि से संबंधित बिजनेस हैं, उद्योग हैं, वो उनको प्रॉफिट होगा तो ये काफ़ी हद तक शेयर मार्केट को गिरने से रोक सकते हैं, उनको रोकने में भी सहायता कर सकते हैं। दोस्तों जब 55% लोगों को रोजगार मिलेगा किसी तरह से तो उनकी जो बचत है और वो निवेश दोनों क्षमताएं बढ़ेंगी। इससे हमारा जो बचत और निवेश में कमी है उस पर भी काफ़ी हद तक हम रोक लगा सकते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कृषि एक समावेशी विकास क्षेत्र है। इसके थ्रू किसान, इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट सभी का एक साथ डेवलपमेंट किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि कृषि ही एक क्षेत्र है जिससे सभी का पेट भरता है और मंदी के टाइम में भूखमरी सबसे ज़्यादा बढ़ती है। तो हमें दोस्तों ऐसे समय पे सरकार को सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि पे देना चाहिए, उसकी सभी समस्याओं को दूर करते हुए कृषि पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके लिए प्रधानमंत्री किसान योजना एक बहुत बड़ा हेल्प कर सकता है। लोगों किसानों के हाथ में डायरेक्ट पैसा इसके थ्रू पहुंचता है। ये बहुत काम का, इस पर और ध्यान देना चाहिए, पैसों को और बढ़ाना चाहिए। कुछ कृषि की चुनौतियां हैं जिसे हमें या किसी दूर करना चाहिए, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि इस टाइम लॉकडाउन कंडीशन में किसान मजदूर मिल नहीं रहे हैं, यातायात के सारे साधन बंद हैं, अच्छे अनाज बीज नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को। इन सब पे सरकार को देखना चाहिए जिससे मंदी ये जो समस्या है वो काफ़ी हद तक कम की जा सके या उसको रोका जा सके। अगर हम सभी
और सरकार का सहयोग करें, सरकार भी किसान कृषि पे क्षेत्र पे ज़्यादा ध्यान दे, तो हम ऐसे कंडीशन में, लॉकडाउन की कंडीशन में, आर्थिक मंदी की कंडीशन में को अच्छी तरह से फेस कर सकते हैं। सरकार को इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस समय किसानों के ऊपर या खेती पे ध्यान देना ही एक उचित उपाय हो सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, जैसा भी है इसमें कमेंट कीजिए, ये हमें मोटिवेट करता है। तो थैंक यू सर दोस्तों।